नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अब आप अपनी उत्तर आधुनिक मानसिकता से बाहर आओ। उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्न मेंटलिटी ये बोलती है कि सही वो नहीं है जो शिक्षक कह रहा है, वो अनुशासन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वो जीनियोलॉजी डिसिप्लिन और ऐसे काम कर रहा है, वो कतई हमें मान्य नहीं है। हम वो करेंगे जो हमारी इच्छा है। तो कक्षा का जो एक डिस्कोर्स तैयार किया गया है कि अच्छी कक्षा वो होती है जिसमें सारे विद्यार्थी चुप रहते हैं, मनोयोग पूर्वक शिक्षक की बातें सुनते हैं। ये डिस्कोर्स शिक्षकों के द्वारा अपने ज्ञान शक्ति के बल के ऊपर तैयार किया गया है। तो हमें इसका एंटी डिस्कोर्स तैयार करना है। तो हम तो बातें करेंगे, हम तो शोर भी मचाएंगे और हम कक्षा में सोएंगे भी, क्योंकि कोई भी चीज सत्य नहीं है। तो आप कौन सी कभी मेंटलिटी से बाहर आएंगे? एक बार पोस्ट मॉडर्न मेंटलिटी से, और वापिस आप मॉडर्न मेंटलिटी में आ जाओ, पोस्ट मॉडर्न की बजाय, है ना। तो जैसे आप मेंटलिटी से बाहर आओगे, मैं आपको एक नई आइडियोलॉजी करवाऊंगा। कौन सी? वो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकीयवाद या ग्रीन पॉलिटिक्स, आप उसको कुछ भी कहो। पारिस्थितिकीयवाद, या अपन कौन सी राजनीति कर रहे हैं आज? हरित राजनीति। कोई भी वाक्य, कोई भी विचार, कोई भी भाव और कोई भी भावना सत्य है नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कब से पोस्ट मॉडर्निस्ट था। मैं बचपन से पोस्ट मॉडर्निस्ट था, शुरू से उत्तर आधुनिकतावादी था। एक दिन मुझे ये काम दिया गया कि भैंसा खोली जोड़े पर पानी पीने खातर, और 3-4 घंटा हो गया, ये लगे भैंसा खेता में चढ़ गई, पाछी को नहीं आई। तो तू जा और के ढूंढ के लिया भैंसा। अब भैंसा खोली सुबह 9-10 बजे, चरा चुरू गए, और जोड़े पर आगे पाछी आ जाएगी। इसका मतलब भैंसा आज क्या होगी? क्रांतिकारी होगी। यार बे नाई तो नाई, बिंग बात कट उठ गई खेता में। तो मेरे को दोपहर को 12-1 बजे माँ बोली कि अब तू जा भैंसों को ढूंढ नहीं। चलो भाई चलते हैं, बच्चे थे अभी धूप में, भैंसा खोला कटउट गया, गटला दे अब। तो मैं चला तो मैं क्या, थोड़ा शुरू से मेरे कान क्या रहते, थोड़े ज्यादा खड़े रहते। तो मैंने देखा कि खुशफुसाहट हो रही है। मैंने कान लगाया तो झिंडियो और ढेलकी दोनों बात करे। वो झिंडियो भी ढेलकी ने गया, मन ने तेरे आंख्या में नहीं सारो संसार दिखा। और मगो और जोरदार बात होगी थी। मेरे को अपने मतलब का काम निकल आया, अब अपने कुछ नहीं चाहिए। मगर रुक जाओ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। बोला क्या सुना? सारी बातें सुन ली। नहीं, मेरे काम की बातें सुन ली। कौन सी? कि जब तो ये कह रहा था कि मन तेरा आंख्या में सारो संसार दिखा, बात सुन ली। तो फिर ठीक, वहां सांस में सांस आई। अब मेरे को ये बताओ, मेरी भैंस कटाया है भाई। जब आपकी आंखों में पूरा संसार दिखाई दे रहा है तो मेरी भैंस भी तो दिखाई दे। मुझे तो इतना बता दो वो भैंस है कहाँ मेरी। तो वो बोला ये से थोड़ी बताया जा सकता है, ये तो ऐसे थोड़ी दिखती है भैंसे, तो ऐसे पूरा संसार भी नहीं दिखता। तो मेरा कहना भी पोस्ट मॉडर्न था, उनका कहना भी पोस्ट मॉडर्न था। तो ये होता है पोस्ट मॉडर्न। नहीं तो उसकी आंखों में संसार दिखाई देता है, तो ये भी बात, ये भाव भी असत्य है। तो भैंसे दिखाई देती, ये भाव भी क्या है? असत्य है। चलिए, अब सत्य क्या है? ये है, ये वाकई में सत्य है जो हमारे सामने आ रहा है। थोड़े से बच गए इस बार, थोड़े से बच के आ गए। लग रहा था कि बच गए, लेकिन बचे नहीं है।
इस बार होली के आसपास आपने देखा होगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था, और होली वाले दिन तो भारी टेम्परेचर था, ऐसे लगा कि जैसे मई जून का महीना आ गया हो। और फिर ये लगा कि जब 10 मार्च के आसपास ये हालात हैं तो 20 एक दिन बाद अप्रैल शुरू होगा तो टेम्परेचर 50 क्रॉस कर जाएगा, तो फसलों का क्या हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि फसलें जो महीने डेढ़ महीने में पकने वाली है वो तो अभी पक जाएगी, अगले 4-5 दिन में इतनी गर्मी पड़ी तो उनके सबके दाने क्या रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता उस गर्मी ने पता नहीं कौन सा ऐसा प्रेशर तैयार किया कि उसके बाद कौन सा दौर शुरू हो गया बारिश का। वो ऐसा दौर शुरू हुआ कि अभी भी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। मई का महीना आ गया है लेकिन गर्मी का नाम है। आज भी दिन में बारिश हुई है थोड़ी बहुत, मैं इसी वजह से लेट हो गया था, मैं सोचा बारिश आ रही बाद में चलेंगे तो आज भी बारिश हुई है मई के महीने में, जब इस टाइम तो 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो ये सारा क्या है, मार्च के महीने में गर्मी आना और मई के महीने में सर्दी आना या बारिश आना या ठंड रहना। तो ये कोई पोस्ट मॉडर्न नहीं है कि इसको मानो तो मानो वरना मत मानो, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको कि मार्च में गर्मी थी और मई जून में ठंड है। ये सब किस वजह से है, ये इकोलॉजी में जो गड़बड़ आई है सारी, एनवायरमेंट में जो गड़बड़ आई है उस वजह से हुआ है। तो आज तो हम इसकी वास्तविकता की चर्चा करेंगे, हम विचारों की चर्चा नहीं करेंगे। ये है मुख्य मुद्दा। आधुनिकतावाद के मिथक हमें बर्बाद करे तो नहीं करे, हमें बर्बाद कौन करेगा। हाँ, तो राष्ट्रवाद मिथक होगा, दक्षिण पंथ मिथक होगा, पूंजीवाद मिथक होगा, लेकिन ये तो मिथक है नहीं, ये तो हकीकत है। हकीकत है क्या, ये पहले हमें समझ में नहीं आई थी, कभी सोचा ही नहीं था इस मुद्दे के ऊपर। सोच शुरू हुई 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, सेकंड हाफ में सोच शुरू हुई 1970 के बाद, और ये लगने लगा कि अब प्रकृति का जिस तेजी से क्षरण हो रहा है ये बहुत ही संकट है आदमी के लिए। तो उस सलाह का आदमी ने देखा कि अब उसके अस्तित्व के ऊपर क्या शुरू हो गया है, संकट आना शुरू हो गया है। तो उसने किस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी, हरित राजनीति के ऊपर या इकोलॉजी के ऊपर या एनवायरमेंटल के ऊपर चर्चा शुरू कर दी। तो उसने फिर ग्रीन आइडियोलॉजी पैदा कर दी। तो ये जो आदमी के ऊपर प्रकृति की के साथ छेड़खानी की वजह से जो संकट आया, उस संकट के समाधान के लिए एक नई आइडियोलॉजी पैदा हुई, एक नई विचारधारा पैदा हुई पर्यावरणीय संकट के समाधान के लिए। वो कौन सी राजनीति कहलाती है, हरित राजनीति। उसको अपन बोलते हैं हरित आइडियोलॉजी या फिर ग्रीन आइडियोलॉजी या हरित विचारधारा या ग्रीन आइडियोलॉजी। इसको इकोलॉजिज्म भी बोलते हैं, इसको पॉलिटिकल इकोलॉजिज्म भी बोलते हैं, राजनीतिक पारिस्थितिकीवाद, आप कुछ भी कह लो इसको। ये सारी है कुल मिला के। अब हमें जो चर्चा करनी है वो ये करनी है कि वर्तमान में जो पर्यावरणीय संकट खड़े हो गए हैं उनका समाधान क्या है। यहां से शुरुआत करते हैं, उनका समाधान क्या है। तो पहले उनकी चर्चा करेंगे, संकट आए क्यों, फिर चर्चा करेंगे संकट कौन से हैं, फिर चर्चा करेंगे और विचारधाराएं क्या कर रही है, और फिर हम समाधान सोचेंगे। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करें कि ये जो पर्यावरणीय संकट आए हैं ये आए क्यों हैं, पर्यावरणीय संकट के कारण, या जो इकोलॉजी संकट में आ गई है, ये पारिस्थितिकीय संकट में आ गई है, ये आई क्यों है। पर्यावरण का जो संकट है, इस संकट की के जो मूल में है वो है मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद में ने प्रोटेस्टेंटवाद पैदा किया। प्रोटेस्टेंटवाद ने तर्क पैदा किया, तर्क ने भूख पैदा की, भौतिक संसाधनों की। इस भूख से क्या पैदा हुआ, भौतिकवाद पैदा हुआ, इससे भोगवाद पैदा हुआ, इससे फिर पूंजीवाद पैदा हुआ। इस पूंजीवाद ने, पूंजी की भूख पैदा हुई ना, भौतिकतावाद भोगवाद को बढ़ाना, ज्यादा पूंजी चाहिए, पूंजीवाद पैदा हुआ। इस पूंजीवाद ने ज्यादा पूंजी बढ़ाने के लिए किसको बढ़ावा दिया, उद्योगवाद को। और इन उद्योगों ने फिर वही भोगवाद भौतिकतावाद को बढ़ावा दिया और पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ावा दिया। तो उद्योगवाद, बोधवाद, भौतिकतावाद की यही सुख आधार भौतिक चीजें हैं। जितना भोग करेंगे आनंद उतना ही
ज्यादा आएगा। ये सारे विचार किसने पैदा किए? आधुनिकतावाद ने। कि धर्म है ना, ये देता है मुक्ति, आनंद है धर्म में, आनंद है परंपराओं में, आनंद है रूढ़ियों में, आनंद है बड़े लोगों की बात मानने में, उनकी सेवा करने में। हमने कहा नहीं नहीं, आनंद है हम जो सोचते हैं वो करने में, आनंद है वस्तुओं का भोग करने में। वस्तुवाद आ गया, भौतिकवाद आ गया, अध्यात्मवाद, नैतिकता, सारी चीज चली गई। ये चीजें सारी वापस आई तो परिणाम क्या निकला? पर्यावरण के सामने क्या आ गया? संकट आ गया। अब संकट किस प्रकार आए? संकट आए, आदमी की जब भूख बढ़ी ना, तो उसको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ी, ज्यादा जरूरत की जमीन पड़ी, तो उसने क्या काट दिए? पेड़ काट दिए। पेड़ काट दिए तो वनों का क्या हो गया? क्षरण शुरू हो गया। वनों के क्षरण से बारिश अनियमित हो गई। इसके काटने से ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग में दो कारणों ने, एक तो वन चले गए, पूरी पृथ्वी थी, ग्लोब था, गर्म होने लगे। एक तो वन चले गए, बारिश कम हो गई या इधर उधर हो गई। और दूसरा ये हुआ कि हम बहुत भारी मात्रा में क्या छोड़ने लगे? उद्योगों के द्वारा गैस छोड़ने लगे। तो पृथ्वी है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। हम जब एसी का और रेफ्रिजरेशन का प्रयोग करने लगे तो इसे सीएफसी बनने लगी, और कौन सी? ओजोन परत का क्षरण शुरू हो गया। और उसके बाद ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई, ओजोन परत का क्षरण हुआ, वनों का क्षरण हुआ, इन सब का एक और दुष्परिणाम निकला कि ये बहुत ज्यादा कम हो गई। कौन सी? जैव विविधता। रेड डाटा बुक है वो भर गई। रेड डाटा बुक क्या होती है? जिसमें उन जीवों को दर्ज किया जाता है जो प्रजातियां गायब हो गई। जैव विविधता खत्म हो गई। जैव विविधता खत्म हो गई हमारी भोगों की वजह से। हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी खाने लगे, और बहुत सारे जानवर तो मार मार के खा गए। हमारी जो पूंजी की भूख थी ना, तो हमने कहा कि पूंजी की, पैसे की भूख को पूरा कैसे करें, भोग को पूरा कैसे करें? तो हमने शेर मार दिए कि इसके दांत बिकेंगे, इसकी खाल बिकेगी, चित्ते मार दिए, हिरण मार दिए। तो हमने हमारे भोग की बलि चढ़ा दिया सब जीवों को, वनों को भी, पेड़ों को भी। अच्छे अच्छे जितने भी पेड़ थे हमने काट डाले। तो जैव विविधता समाप्त हो गई, बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु समाप्त हो गए, वन चले गए, पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो गई, ओजोन परत का क्षरण हो गया। परिणाम क्या निकला? कि पर्यावरण में भांति भांति के संकट आने लगे। पानी कम होने लगा, पानी प्रदूषित हो गया, धरती प्रदूषित हो गई, हवा प्रदूषित हो गई, और शोर बहुत ज्यादा हो गया। ये डेसिबल में बहुत ज्यादा शोर होने लग गया। अशांत हो गया आदमी। अशांत हो गया तो अब उसने ध्यान देना शुरू किया किसकी ओर? जब उसने पर्यावरण की ओर ध्यान देना शुरू किया तो उसने कहा कि चलो पहले ये देखते हैं कि आजकल की विचारधाराएं क्या कह रही है, उनमें समाधान है क्या। तो उसने पहले पुरानी विचारधाराओं में देखा कि वहां समाधान है क्या। तो हमने देखा कि आधुनिकता इसकी वजह से प्रकृति के सामने संकट आया। आदमी और प्रकृति के आपसी संबंध गड़बड़ा गए। आदमी के ऊपर संकट खड़ा हुआ तो आदमी ने सोचना शुरू किया कि संकट का इलाज क्या है, कौन से विचारों के द्वारा इसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो आदमी ने सोचा कि क्या उदारवाद ऐसा कर सकता है क्या ये रूढ़िवाद ऐसा कर सकता है क्या समाजवाद में ये संभव है क्या, या क्या ये फांसीवाद में संभव है क्या? जो परिवार, ये संकट आ गए हैं पर्यावरण के समक्ष। तो उसने सीखा उदारवाद में इलाज इसका नहीं है। क्यों? उदारवाद तो कौन सी राजनीति करता है? अधिकार की और व्यक्ति की राजनीति करता है। इस व्यक्तिवाद की वजह से तो संकट पैदा हुआ है। रूढ़िवाद काय की राजनीति करता है? राष्ट्र की। समाजवाद है, ये काय की राजनीति करता है? वर्ग की राजनीति करता है ये तो। और जो फांसीवाद है ये नस्ल की राजनीति करता है। तो ये तो व्यक्ति, राष्ट्र, वर्ग और नस्लों को बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि व्यक्ति को बचा लो, इसके अधिकार होते हैं। ये कहते हैं राष्ट्र को बचा लो, ये कह रहे हैं वर्गों को बचा लो, ये लड़ेंगे। ये कह रहे हैं नस्ल महत्वपूर्ण होती है, आर्य फार्य, ये सारे हो गए। तो क्या ये तो थी पुराने वाली विचारधाराएं। अब कुछ नई विचारधाराएं पैदा हुई, उनकी तरफ ध्यान दिया गया। तो कि नारीवाद बचा सकता है क्या? कि नारी तो, नारी मतलब सिर्फ नारी बचेगी, पेड़ तो फिर नहीं बचेंगे।
तो ये तो निजी की राजनीति करती है, कुछ और करती नहीं है। तो ये नारियां बचेगी, नारी भी तो है, तो मानव ही इस साइड का ही है। तो क्या ये बचा सकता है क्या आपका और कर ले बहुसंस्कृतिवाद? कि बहुसंस्कृतिवाद भी तो पहचान की राजनीति करता है, इसमें भी तो क्या होते हैं, भांति भांति के अल्पसंख्यक समूह होते हैं, तो समूह की राजनीति कर रहा है। तो ये लिंग की राजनीति कर रही है, ये समूह की राजनीति कर रहा है। तो इसका तात्पर्य इनके पास कोई इलाज नहीं है। तो फिर इसका तात्पर्य एक नई आइडियोलॉजी पैदा करनी पड़ेगी। तो फिर एक नई आइडियोलॉजी आई पर्यावरण को बचाने के लिए, वो कौन सी आई? इकोलॉजिज्म या हरित राजनीति या ग्रीन आइडियोलॉजी, आप इसको कोई नाम दे दो, ग्रीन आइडियोलॉजी पैदा हुई। तो हमने ये इससे चर्चा ही की है कि ये इन सब के लिए केंद्र में कौन है, बताओ किसको बचाना है? व्यक्ति भी है, राष्ट्र में तो आदमी रहते हैं, वर्ग भी आदमियों से बनता है और नस्लें भी आदमियों से बनती है। लिंग में भी आदमी औरतें हैं तो मानव ही, और समूह में भी कौन होते हैं? मानव। तो ये जो इससे पूर्ववर्ती जितनी भी है विचारधाराएं, ये क्या है? ये ह्यूमन सेंट्रिक है। इनके केंद्र में किसका कल्याण है? आदमी का कल्याण, चाहे उसका वर्गीय कल्याण है, चाहे गरीबों का है, चाहे नारियों का कल्याण है, चाहे कोई और कल्याण है। अब आ गया ये एक ऐसी विचारधारा है जो इकोसेंट्रिक है। इकोसेंट्रिक का तात्पर्य है कि ये इसके केंद्र में पर्यावरण बचाना है, आदमी बचाना नहीं है। संकट वहां से खड़ा हुआ जब ये कहा जाने लगा कि ये जो पूरी सृष्टि है इसका मालिक कौन है? तो इसका मालिक कौन है? आदमी है। और ये सारी सृष्टि, इसका निर्माण ईश्वर ने किसके लिए किया है? आदमी के लिए किया है। तो आदमी केंद्र में है और बाकी सारी चीजें दोयम दर्जे की है। तो फूल है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, जानवर है, मिट्टी है, पानी है, ये पृथ्वी है, ये सारे आदमी के भोग और सुखों के लिए बनी हुई है। अब आ गई है, तो ये कौन सी सेंट्रिक है? ह्यूमन सेंट्रिक। ये है आदमी, इसके चारों ओर सारी चीजें घूमती है। हरितवाद ने ये कहा या पर्यावरणवाद ने ये कहा या परिस्थितिवाद ने ये कहा, ऐसा नहीं है। सृष्टि अपने आप में स्वायत्त सत्ता रखती है। इसके बहुत सारे भाग है, इसके भाग जैव भी होते, इसके भाग अजैव भी होते। अगर आदमी सेंटर में था तो आदमी तो पहले दिन सेंटर में क्यों नहीं था? आदमी उस दिन सेंटर में क्यों आया? उस दिन इसने क्यों कहा अब मैं प्रकृति का मालिक बन गया हूं? जिस दिन उसने आग खोज ली और बोलना सीख लिया। तो जिस दिन उसने आग खोजी और बोलना सीखा, उसने समूह बना लिया और आग से जानवरों को डराना शुरू कर दिया और समूह के द्वारा सीटी मार के आदमियों को बुला के और पशुओं को घेर के मारना शुरू कर दिया। उससे पहले तो शेर आदमी से ताकतवर हुआ करता था, बंदर भी आदमी से ताकतवर, वो समूह में रहते थे इसलिए आदमी वो हमला कर देते थे। कुत्ते भी आदमी से शक्तिशाली हुआ करते थे, आदमी कुत्तों से पंगे नहीं लेता था। आप भी पंगे नहीं लेते, बंदूक नहीं होती तो आप भी पंगे नहीं लेते, लठ नहीं होता तो कुत्तों से पंगा नहीं लेता कोई भी। तो भेड़िए बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, आदमी तो पिद्दी था उनके सामने। तो आदमी अगर मालिक के रूप में पैदा किया गया था तो करोड़ों साल तक आदमी फिर पीछे क्यों रहा, आगे क्यों नहीं आया? पहले तो शेर राज किया करता था, आदमी का राज नहीं था। बाद में आदमी ने आग जलाई ना, तो उसने क्या किया? जंगलों में शेर को घेर के मार दिया शेर को। तब आदमी ने कहा अब मैं मालिक हूं। तो वास्तविक स्थिति यह है कि आदमी सेंटर में होता था। पहले दिन से आदमी सेंटर में होता है ना, पहले दिन से ही। तो ये सब हमने तैयार किया है। ये सारी सृष्टि किसके भोग के लिए है? आदमी के भोग के लिए। आदमी भोगेगा वैसे भोगेगा, सब फूल उसके लिए है, पानी, पत्तियां, शेर वगैरह सब उसके आनंद के लिए है। तो इन्होंने कहा ये नहीं है, हर चीज अपने आप में महत्वपूर्ण और स्वायत्त है। प्रत्येक को जीने का हक है, चाहे वो शेर हो, चाहे बिल्ली हो, और चाहे वो कबूतर हो, चाहे चिड़ी हो, और चाहे कोई फूल हो, चाहे कोई फसल हो, चाहे कोई पेड़ हो, सबको मुस्कुराने का और जीने का हक है। तो ये कौन सी विचारधारा पैदा हुई? इकोसेंट्रिक पैदा। तो ये जो जितने भी उदारवाद है, ये जो है, इनके जो झगड़े चलते हैं उदारवाद के, समाजवाद के, ये सारे के सारे झगड़े हैं वो किस चीज के लिए है बताओ? भौतिकतावाद के लिए है। उदारवाद आदमी को क्या करना चाहता है? उदारवाद कहता है कि निजी पूंजी का अस्तित्व होगा, खुली प्रतियोगिता होगी, उसके बाद देखो समाज में पूंजी क्या होगी? बहुत ही ज्यादा होगी।
समाजवाद कहता है पूंजी ज्यादा, तब पूंजी हो तो जाएगी बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ व्यक्ति कब्जा कर लेंगे। अपन क्या कहता, उस पूंजी को छीन के सब में बांट देंगे और इतनी ज्यादा पूंजी पैदा करेंगे कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो घाट समाजवाद भी नहीं है। तो उदारवाद भी भौतिकतावाद पे बल देता है, भोगवाद पे बल देता है, पूंजी पे बल देता है, और समाजवाद भी भौतिकतावाद, भोग और पूंजी पे बल देता है। बस ये कहता है कि पूंजी निजी होती है और ये कहता है पूंजी, लेकिन पूंजी तो होती तो भौतिक की चीजें महत्वपूर्ण है। ये कहता है सब में बराबर बांट देंगे, और ये कहता है जो योग्य होगा वो खाएगा। तो ये तो भौतिक की राजनीति करते हैं। और ये जो राजनीति करता है ये बहुत ही सेंसिटिव राजनीति करता है। सेंसिटिव को क्या बोलते हैं अपन? चलो सेंसिटिव ही होता है, संवेदनशीलता की। तो ये भौतिकता की राजनीति करते हैं। वही इकोलॉजिज्म है, ये काय की इकोलॉजी है, ये काय की चर्चा करती है? संवेदनशीलता की। अब हमने कई प्रकार की राजनीति देख ली। देखो, पर्सनल पॉलिटिक्स इज पर्सनल कौन कहता है? नारीवाद कहता है। निजी की राजनीति, पहचान की राजनीति और मान्यता की राजनीति कौन करते हैं? बहुसंस्कृतिवाद करता है। वर्ग की राजनीति मार्क्सवाद करता है। ठीक है, अब ये बताओ कि संवेदनशीलता की राजनीति कौन करता है? संवेदनशीलता की राजनीति करता है पारिस्थितिकवाद या हरित राजनीति या ग्रीन आइडियोलॉजी। अब ये संवेदनशीलता क्या होती है? संवेदनशीलता ये है कि तुम जो अपनी संवेदनाएं मार चुके हो इसको खत्म कर दो। कि आदमी में संवेदना तब पैदा होती है जब एक आदमी उसको दूसरे आदमी के सामने मारता है तो आदमी बड़ा संवेदनशील हो जाता है। जब आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी बड़ा संवेदनशील हो जाता है। जब वो किसी को मरता हुआ देखता है दूसरे आदमी को तो बड़ा संवेदनशील होता है। लेकिन वही कार चलाता हुआ कभी तो चूहे को मार देता है, कभी गिलहरी को मार देता है, कभी कबूतर को मार देता है, कभी कमेडी को मार देता है, तब तो उसकी संवेदना पैदा ही नहीं होती। वो चलता चलता ही पौधे पे पांव रखता है और उसको कुचल देता है। इसकी मतलब उसकी संवेदनशीलता क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। वो पेड़ पौधों को तो मानता ही नहीं उनको कि ये तो क्या है, ये तो भोग की चीजें हैं। वो चलते चलते पेड़ पे कुल्हाड़ी चला देता है। हरा भरा पेड़ है, जिंदा पेड़ है, श्वास लेता पेड़, उसको क्या कर देता है? वो मार देता है। मर जाए उस पशु को मार देता है। तो ये कहता है कि आप संवेदनशील बनिए, न केवल मानवों के प्रति बल्कि अन्य जीवों और पेड़ पौधों के प्रति। तो ये कौन सी राजनीति करता है? कि बचना है तो सभी के प्रति क्या होना पड़ेगा? संवेदनशील। तो ये कहता है संवेदनशील केवल जैव के प्रति नहीं होना बल्कि अजैव के प्रति भी प्रकट होना है। तो दो चीजें पाई जाती है जिनसे इकोलॉजी बनती है। एक व्यक्ति है, बहुत ही मजेदार चर्चा है, देखिए अब सोचे तो देखो कितनी बड़ी बात है। एक जर्मन विद्वान था अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया, क्या का? इकोलॉजी का। अर्नेस्ट हेकल, इकोलॉजी। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इकोलॉजी होती क्या है। अर्नेस्ट हेकल के इकोलॉजी का तात्पर्य है कि ये जो प्लेनेट है, ये जो पृथ्वी है, ये बनी हुई है जैव व अजैव के आपसी संयोग से। ये है इकोलॉजी, जैव और अजैव का आपसी संयोग। तो यहां जैव भी महत्वपूर्ण है और अजैव भी महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव ये काय में आते हैं? ये जैव होते हैं। चट्टाने, पहाड़, मिट्टी, पानी, पृथ्वी, ये क्या है? यह जैव है। तो पृथ्वी पे जीव भी पाए जाते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता वो भी पाए जाते हैं। मिट्टी में जीवन नहीं होता, पत्थरों में जीवन नहीं होता, पानी में जीवन नहीं होता, लेकिन पौधों में होता है, पक्षियों में होता है, पशुओं में होता है, आदमी में होता है। तो ये दोनों आपस में बड़े भारी इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अजैव जैव पे निर्भर होता है और जैव अजैव पे निर्भर होता है। चलो हम कहते हैं कि पहले तो देखते हैं कि जैव काय पे निर्भर है? अजैव पे। जिन पे जीवन नहीं है उनके ऊपर जीने वाले निर्भर है। जिनमें जान नहीं है वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो हम इसको मानव को ले लेते हैं। मानव जैव है, जीव है। और मिट्टी क्या है? उसमें जीवन है नहीं है। क्या दोनों इंटरडिपेंडेंट है क्या? अगर आदमी ने किसके साथ गड़बड़ कर दी? मिट्टी के साथ। वो क्या करता है? मिट्टी का क्षरण कर देता है।
या वो क्या करता है, पेड़ काट देता है, उससे ना बारिश आती है और मिट्टी बह कर चली जाती है। अब मिट्टी बह के चली गई तो जहां से मिट्टी बही वो जगह बर्बाद हो गई। अब वहां कोई भी चीज पैदा नहीं होगी। वहां जैसे अब मतलब क्या कि हम पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, हमारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, वो पेड़ मिट्टी को रोकते थे, हम वहां खेती करते थे। एक दिन हमने पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए तो बारिश आई, बारिश आई तो जड़ों का जो कम था वो बचा नहीं अवलंबन, तो वो बारिश आई तो मिट्टी को अपने साथ ले गई। मिट्टी को अपने साथ ले गई तो पहाड़ कमजोर हो गए। तो उसके दो परिणाम निकले, एक तो वहां खेती होनी बंद हो गई, और दूसरी वहां लैंड स्लाइडिंग बहुत ज्यादा होने लगी। पहाड़ टूट टूट के, जड़ों की वजह से पहाड़ रुके हुए थे, अब वो जड़ों क्या, पानी ने पहाड़ों को खोखला कर दिया अंदर से, तो जड़ तो है नहीं, तो पहाड़ रुके किसके सारे, मिट्टी को अंदर से खोद लिया पानी ने, तो पहाड़ नीचे आने लग गए, तो आदमी बर्बाद हो गया। तो देखिए आप कह रहे हो कि मिट्टी है, इसका क्या बिगड़ता है, और आदमी का क्या बिगाड़ लेगी मिट्टी, तो इसी मिट्टी ने आदमी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब चलते पंजाब में चलते हैं, या राजस्थान के मानगढ़ जिले में चलते हैं, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में चलते हैं, वहां मिट्टी है। अब क्या कर लेगी मिट्टी आदमी के, आदमी जो चाहे मिट्टी का प्रयोग कर सकता है, तो आदमी ने क्या किया, उसमें डीएपी और क्या डाली, पेस्टिसाइड डाली। तो मिट्टी ने क्या किया, उन डीएपी और पेस्टिसाइड को वापस किसको दे दिया, आदमी को दे दिया। उसने वहां फसल बीजी, मिट्टी ने कहा ले बेटा तूने जो चीज दी तो तेरी वापस ले ले, ठीक है, उसने वो फसलों में आ गई, आदमी ने वो फसलें खाई तो उसको क्या मिली, कैंसर मिली। तो आपने मिट्टी को विषैला किया तो मिट्टी ने आपके शरीर को बीमार कर दिया, तो आप मिट्टी को बीमार करोगे तो मिट्टी आपको बीमार करेगी। अब बताओ मिट्टी और आदमी क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप पानी गंदा करोगे तो पानी आपको गंदा करेगा, आपका जीवन बर्बाद करेगा, अपने आपने पानी को बर्बाद किया तो जैव और अजैव है ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। अपन कहते हैं अपन तो अलग हैं और ये बाकी चीजें अलग, ऐसा नहीं है, हम सब आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर इस श्रृंखला में से कोई भी गायब हुआ तो सबके सामने क्या खड़ा हो जाएगा, संकट खड़ा हो जाएगा। शेर गायब हो गए तो हिरण ज्यादा हो जाएंगे, हिरण ज्यादा हो जाएंगे तो सारे पेड़ खा जाएंगे, पौधे खा जाएंगे, पेड़ पौधे सारे खत्म हो गए तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। शेर, आपका क्या फर्क पड़ता है, शेर मर जाएंगे तो देखा मैंने बताया कैसे बारिश नहीं होगी, शेर मर गए तो इसी को वापिस जैव और अजैव का आपसी संबंध बनाना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो हमने चर्चा की कि 1970 के बाद पर्यावरण और मानव के संबंधों के ऊपर वापस चर्चा होने लगी, आदमी को कंट्रोल करने की चर्चा होने लगी। इसी को हम कौन सी आइडियोलॉजी बोलते हैं, ग्रीन आइडियोलॉजी बोलते हैं या इकोलॉजिज्म बोलते हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल का जो दिया हुआ शब्द है उसको हमने समझा कौन सा, इकोलॉजी है क्या। अब हम चर्चा करेंगे कि इकोलॉजी के ऊपर चर्चा हो कब से रही है। तो इकोलॉजी का बाकी शब्द भी और कर लेंगे। इकोलॉजी का हम क्या देखते हैं, ये इकोलॉजिज्म है, इसका अब बार बार ऐसे लिखेंगे, परिस्थिति के बाद बहुत ही लंबा लिखने में जोर आता है थोड़ा सा, है ना। तो आप समझ जाओ इको लिखने क्या हो गया है, इकोलॉजिज्म हो गया, पारिस्थितिकवाद हो गया है, विकास। इसका विकास कैसे हुआ, तो देखिए आप आर्यों के द्वारा लिखित, देखिए ईश्वर लिखित तो नहीं है, वेद पढ़िए, उन वेदों में कहा गया है कि पृथ्वी मेरी मां है और मैं इसका बेटा। जगह जगह उसमें प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है, उपनिषदों में आती है। बौद्ध है वो अहिंसा की बातें करते हैं, जैन अहिंसा की बातें करते हैं। तो हमारे तो यहाँ प्राचीन काल से ही हम पूजा करते आए हैं तुलसी की, पीपल की, बड़ की, पेड़ पौधों की, हरियाली अमावस तक हम मनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये भाव शुरू से ही है कि प्रकृति का क्षरण नहीं करना है, बल्कि प्रकृति को बचा के रखना है। फिर जो जम्बोजी हो और चाहे अमरता देवी हो, ये सब इनका जीवन किसके लिए समर्पित था, पेड़ पौधों के लिए। तो हम कहते हैं मानव महत्वपूर्ण होता है, अमरता देवी मानव महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कौन होते हैं, पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं। तब कन्हैया लाल सेठिया ने वो एक शायद वो कविता उनकी खेजड़ली है, नहीं खेजड़ली, वो सुनना कभी आप।
तो वो ना वो अकाल का वर्णन करते हैं, तो उसमें ना खेजड़ली कैसे जीवों की रक्षा करती, बहुत ही अच्छा गाया खेजड़ली, कन्हैया लाल सेठिया। तो पहले चर्चाएं थी। अब गांधी जी जैसे लोग भी आए, उन्होंने भी कहा कि ये जो प्रकृति है ना, बहुत ही फेमस डायलॉग है गांधी का, कि इसमें सबकी इच्छा पूर्ति का सामर्थ्य है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति लालची हो गया तो उसका वो पेट नहीं भर पाएगी। तो उसी बात को फिर सुमाकर ने माना, उसने भी कहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और ऐसी ही बातें किया करता था हेनरी डेविड थोरो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो हेनरी डेविड थोरो हो, और चाहे वो सुमाकर हो, और चाहे वो बुद्ध हो, और चाहे वो भारतीय धर्म ग्रंथ हो, और चाहे वो सम्यक आजीविका के भाव हो, कि हमें जो आजीविका है ना वो अपनी शुद्ध रखनी है, उसमें चोरी चकारी नहीं करनी है, सिंपल जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार रखने, ये तो हमारे शुरुआत से ही थी। तो ऐसे शुरुआती विकास हुआ। फिर भांति भांति के सम्मेलन होने लगे, वैश्विक स्तर के ऊपर संगठन तैयार होने लगे, और ये मुद्दा सेंटर में आ गया। सेंटर में आया ये मुद्दा 1970 के बाद। देखिए क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर विचार विमर्श शुरू हो गया है। ऐसा विचार विमर्श 1972 में शुरू हुआ, जब पर्यावरण को लेके कौन सा सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। 1972 में ही एक और रिपोर्ट आई, वो था क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, और इसका जो शीर्षक था वो था लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ की कोई लिमिट होती है, कहीं तो रुक जाओ, कितना कमाओगे, कितना पर्यावरण का क्षरण करोगे, कितना बर्बाद करोगे चीजों को। ये थी क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। फिर आया 1987, और कौन सा कमीशन बैठा, ब्रुटलैंड कमीशन। यूएनओ ने कहा ब्रुटलैंड कमीशन को बिठा के कि आप पर्यावरण और विकास के आपसी संबंधों के ऊपर विचार कीजिए। तो ब्रुटलैंड कमीशन किन मुद्दों पे, कौन सा आयोग था ये, पर्यावरण व विकास से संबंधित वैश्विक आयोग था ये। इसको पर्यावरण व विकास, इनके आपसी संबंधों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, क्योंकि विकास होगा तो क्या बर्बाद होगा, पर्यावरण बर्बाद होगा। सड़कें बनेगी तो पेड़ कटेंगे, सड़कें बनेगी तो खेत बर्बाद होंगे, जब फैक्ट्रियां लगेगी विकास होगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, हवा प्रदूषित होगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट का शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसने फिर हमें बताया कौन सा विकास, संपोषित विकास की अवधारणा थी ब्रुटलैंड कमीशन ने पहली बार। इस संपोषित विकास के कई आधार हैं, ऐसी चर्चा करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें एक मुख्य मुद्दा होता है समान वितरण, एक मुख्य मुद्दा होता है सीमित उपभोग, और एक मुख्य मुद्दा है कि आपके पास जो धरोहर है उसका आप क्या करें, संरक्षण करें। कौन सी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों है। तो ये है, आप समान वितरण करें। किसी के पास बहुत ही ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, तो जो कम है वो किस ओर दौड़ेगा, ज्यादा के लिए दौड़ेगा। तो आप क्या करो, सबको ठीक ठाक सा बांट दो, फिर दौड़ क्या हो जाएगी, खत्म। दौड़ तब बढ़ती है, जैसे होब्स कह के गया, एक आदमी शक्तिशाली हो गया, दूसरा भी शक्तिशाली होना चाहता है, उसको देख के तो वो भी दौड़ लगाता है। तो आप समान वितरण करो, तो उससे समाज में दौड़ क्या होगी, कम होगी, सारे एक जैसे होंगे। तो सीमित उपभोग, भोग को क्या कर दो, सीमित कर दो, कम कर दो। और तीसरा है कि आपके पास जो कुछ है वो धरोहर है, आपको सौंपा हुआ है, आपके पूर्वज आपको सौंप के गए थे। ये लो स्वच्छ हवा, ये लो स्वच्छ जल, ये लो स्वच्छ मिट्टी,
ये स्वच्छ पर्यावरण, ये हमारी धरोहर है जो हमें वैसी की वैसी किसको लौटानी है, भावी पीढ़ियों को। हम इसके मालिक नहीं है कि हम ही सारा भोग कर लें, अगली पीढ़ियां तो कुछ करेगी। तो ऐसे करके एक नया कंसेप्ट पैदा हुआ, कौन सा, संपोषित विकास, कि आप विकास करें लेकिन पर्यावरण का क्षरण न करें। फिर हम इसी चरण में अगली जो चर्चा करते हैं कि एक बड़ी सम्मेलन हुआ 1992 में रियो डी जनेरियो में, कौन सा, अर्थ सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, अर्थ समिट। वही पर्यावरण और विकास को लेके इसको अर्थ समिट बोलते हैं। 1992 में हुआ कहां, रियो डी जनेरियो में। इसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। अब इसकी काफी सारी बातें आपको याद है कि एजेंडा 21 UNFCCC फ्रेमवर्क बनाया गया। आगे और चर्चा, व्यापक चर्चा बाद में करेंगे, जब अपन वैश्विक लेवल के ऊपर पर्यावरणीय मुद्दों को करेंगे तब इनकी चर्चा व्यापक होगी। अभी तो अपन आइडियोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें आया वो साझी लेकिन अलग अलग आपकी जिम्मेदारियां और आपकी क्षमताएं कितनी है। अगर आप ज्यादा क्षमतावान है तो आप ज्यादा खर्च करेंगे, और कम क्षमतावान है तो ज्यादा और कम खर्च करेंगे। विकासशील देश हैं अलग अलग लेकिन साझी जिम्मेवारियां, कि जिम्मेवारी सबकी साझी है, लेकिन चूंकि क्षमताएं अलग अलग है इसलिए वहन भी क्या करेंगे आप, अलग अलग करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण से निपटना है, ये साझी जिम्मेवारी है विकासशील देशों की भी और विकसित देशों की। लेकिन चूंकि विकसित देशों के पास भौतिक संसाधन, टेक्नोलॉजी और पूंजी ज्यादा है, तो ज्यादा खर्च कौन करेगा, वो विकसित देश ज्यादा खर्च करेंगे। तो जिम्मेवारियां क्या है, अलग अलग है। जिम्मेवारी का तात्पर्य जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा लगाएगा, लेकिन ये उठा इसके अंदर। तो ये याद रखना, साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेवारियां। फिर 1997 क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। ये सारे मुद्दे, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ। इसमें ग्रीन हाउस गैसों को रोका कैसे जाए, ये CO2 को, इन सब को रोका कैसे जाए, तो उनके ऊपर चर्चा हुई। तब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ग्रीन हाउस को लेके, क्योंकि ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है, इसको हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। देखिए कई बार ये बड़ा उलझाव वाला मैदा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस को रोकें, और एक होता है ग्लोबल वार्मिंग। ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं देखो, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें जितनी ज्यादा होगी ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा CO2 निकलेगी, ग्रीन हाउस गैस निकलेगी, उतनी जाके ऊपर क्या बनाएगी, कंबल बनाएगी। और जितना चौड़ा कंबल होगा गर्मी रिफ्लेक्ट उतनी ही कम होगी। किरणें आ तो जाएगी, गर्म किरणें सूर्य की, लेकिन वापिस नहीं जाएगी। परिणाम होगा ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी गैस से रोका जाए, ग्रीन हाउस गैस को रोका जाए। ऐसे करके और पर्यावरणीय मुद्दों को सेंटर में लाया गया, चाहे वो स्टॉकहोम सम्मेलन है, चाहे क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, चाहे ब्रुटलैंड की रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर, हम सबका फ्यूचर कॉमन है, चाहे हम विकासशील है और चाहे हम विकसित है, चाहे उत्तर के हैं चाहे दक्षिण है, महिला है पुरुष है, हम सबका फ्यूचर कॉमन है। रियो सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल। फिर ये तो था वैश्विक लेवल के ऊपर अंतर सरकारी जो प्रयास किए गए कुछ। दूसरी तरफ बहुत सारे एनजीओ खड़े किए गए। ऐसा ही एक एनजीओ खड़ा किया WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ऐसा ही एक किया गया ग्रीन पीस, ये नीदरलैंड से चलता है ग्रीन पीस। ये भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बने हुए एनजीओज हैं। क्लब ऑफ रोम भी क्या है, एक एनजीओ है जो काय के लिए बना हुआ है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। क्लब ऑफ रोम पर्यावरण संरक्षण समिति एक संगठन है, क्लब ऑफ रोम। WWF, ग्रीन पीस, ये खड़े किए गए। और एक 1972 में एक बड़ी जोरदार पुस्तक आई रेचल कार्सन की, साइलेंट स्प्रिंग।
कि स्प्रिंग बसंत साइलेंट हो गया है। इसने पहली बार बताया कि ये जो पेस्टिसाइड डीएपी यूरिया और ये डालते हैं, इन्होंने पृथ्वी को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो रेचल कार्सन की कौन सी पुस्तक आई, साइलेंट स्प्रिंग आई। तो ये 1970 के आसपास ये काम शुरू हो गया है। अब किसके ऊपर बात शुरू हो गई है, इकोलॉजी के ऊपर, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर बातें शुरू हो गई, कैसे बचाया जाए पर्यावरण को, ये सारी मुद्दे हैं। तो हो सकता है फैक्चुअली ऐसे पूछ लें, क्योंकि बार बार इनकी चर्चाएं आती है। ये तो आपको आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही आता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है, और चर्चाएं कर लेंगे। ये 2-3 एक हमने एनजीओ कर ली। अब हम ये करेंगे कि ये जो इकोलॉजी है, इसके सेंटर में कौन सी थीम्स हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये चाहता क्या है। इकोलॉजी की थीम्स क्या है। या इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। अब इसको समझना शुरू करते हैं। इसकी पहली जो बड़ी विशेषता है, ये काय पे बल देता है, पारिस्थितिकी के ऊपर बल देता है। अकेला यही नहीं है, चलो इंग्लिश में सिंपल सा आ जाएगा। ये काय पे बल देता है, इकोलॉजी पे बल देता है। अब हम 2 चीजों का अंतर समझेंगे कि जो स्वाभाविक है, इकोलॉजिज्म कर रहे हैं या ग्रीन आइडियोलॉजी कर रहे हैं। अपन इसका नाम ग्रीन आइडियोलॉजी कर लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि काय पे बल देता है, इकोलॉजी पे बल देता है। अर्नेस्ट हैक्ल याद आ गया। इकोलॉजी कहता है कि चाहे जीव हो चाहे जीव नहीं हो, सारे एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर है। मानव जीव है तो वो भी और जीवों से बड़ा नहीं है, वो जीवों पे, अन्य जीवों पे निर्भर है और अन्य अजैव चीजों पे भी निर्भर है। वो पानी पे भी निर्भर है, मिट्टी पे भी निर्भर है, और वो शेर के ऊपर भी निर्भर है, बालू पे भी निर्भर है, वो शहद मक्खियों के ऊपर भी निर्भर है, वो सब चीजों के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें। तो मानव को अकेले को आप सेंटर में मत मानो। किसको मानो, प्रकृति की समस्त चीजों को आप महत्वपूर्ण मानो, सिर्फ मानव ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो मानव की इच्छाएं महत्वपूर्ण नहीं है, मक्खी मधुमक्खी भी महत्वपूर्ण है, चींटियां भी महत्वपूर्ण है, कबूतर भी महत्वपूर्ण है, चिड़िया भी महत्वपूर्ण है, शेर भी है, मिट्टी पानी जैसी अजैव चीजें भी है। तो ये किस पे बल देती है, इकोलॉजी के ऊपर बल देती है। अब 2 चीजें होती है, एक होती है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, और एक होता है पर्यावरण, एनवायरमेंट। कि पर्यावरण में और इसमें फर्क क्या होता है। इकोलॉजी ये कहती है, तो सिंपल सी चर्चा करते हैं। इकोलॉजी में सेंटर में क्या होता है, इकोसेंट्रिक होती है, सारे जीव और अजीव सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरण है ये, इसमें महत्वपूर्ण कौन होता है, मानव। मानव को प्राथमिक मानते हुए किसके संरक्षण पे बल दिया जाता है, पर्यावरण। देखो 2 तरीके हैं, सबको महत्वपूर्ण मानते हुए है पर्यावरण बचाओ, और मानव को महत्वपूर्ण मानते हुए पर्यावरण बचाओ। तो जब हम सबको महत्वपूर्ण मानते हुए और पर्यावरण संरक्षण की चर्चा करते हैं तो क्या होती है, इकोलॉजी। भी सारे महत्वपूर्ण, एक दूसरे में निर्भर है। पर्यावरणवाद ये कहता है, एनवायरमेंटलिज्म ये कहता है कि आदमी महत्वपूर्ण है इसलिए पर्यावरण को बचाया जाए। ये कहता है सारे ही महत्वपूर्ण इसलिए पर्यावरण को बचाया जाए, और ये कहता है आदमी महत्वपूर्ण है इसलिए पर्यावरण को बचाया जाए। तो ये तो बहुत ही डीप इकोलॉजी मानते हैं। इसको कौन सी इकोलॉजी मानते हैं, सेलो, उथली बातें हैं। इस पर्यावरणवाद है ये ह्यूमन सेंट्रिक है, और पारिस्थितिकीवाद इकोसेंट्रिक है। पूरी इकोलॉजी के समस्त चीजें महत्वपूर्ण है, ये है डीप इकोलॉजी। पर्यावरणवाद शैलो है, उथली इकोलॉजी है जो ह्यूमन सेंट्रिक है। तो जो ह्यूमन सेंट्रिक हो उसको हम कौन सी इकोलॉजी बोलते हैं, सेलो इकोलॉजी, उथली या ऊपर ऊपर की इकोलॉजी बोलते हैं। झूठी सी है, पूरी डीप नहीं है ये। और अगर ये है इकोसेंट्रिक है कि
सारा पूरा इकोलॉजी सेंटर में है, तो हम इसको कौन सी बोलेंगे बताओ? इसको डीप इकोलॉजी बोलेंगे। तो इकोलॉजिज्म है, ये किस पे बल देता है? इकोलॉजी के ऊपर। पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकवाद दो अलग भाव है। धीरे धीरे शब्द बार बार आएंगे तो हम समझ जाएं। दूसरा मुद्दा है समग्रता। होलिज्म, हूल, हूल से बना है। समग्रता। अभी बताओ इकोलॉजी है ये क्या है? समग्र है। आप अकेले मानव को सेंटर में लाके चीजों को समझ नहीं सकते। अगर आपको पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण संरक्षण करना है आपको, तो आपको पेड़ भी बचाने होंगे, आपको पौधे भी बचाने होंगे, आपको पानी भी बचाना होगा, मिट्टी भी बचाना होगा, जंतु भी बचाने होंगे, तभी आदमी बचेगा। आदमी कोई स्वायत्त इकाई नहीं है कि बाकी खत्म हो जाए और कौन बच जाए? आदमी बच जाए। आदमी और बाकी चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कोई भी चीज स्वायत्त नहीं है। जैव अजैव पे निर्भर है और अजैव जैव पे निर्भर है। तो अगर आप संकट को समझना चाहते हैं, पर्यावरणीय संकट को, तो आपको इसको अंशों में नहीं समझना होगा, बल्कि कैसे समझना होगा? पूरी समग्रता में समझना होगा। आप कह रहे हैं कि यार कोई संकट नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ अपने को यह सोचना है कि ये मरे क्यों हैं, आपके वल्चर क्यों मरे, गिद्ध क्यों मरे। तो वल्चर की चर्चा करते हैं कि गिद्ध क्यों मरे। तो आप क्या करते हैं? गिद्ध को इंडिविजुअल लेते हैं कि चलो अपन पता करते हैं गिद्ध क्यों मरे। तो आप कहते हैं गिद्ध इसलिए मर गए हैं क्योंकि हमने क्या किया? पेस्टिसाइड डाला हरे चारे, उसमें एंडोसल्फान और ये सब कुछ डाला, तो वो क्या हुआ? हरे चारे में आ गया। हरे चारे को किसने खा लिया? पशुओं ने। वो पशुओं की जाके और मीट में जमा हो गया। पशु मर के जब कहां पहुंचा? हडखोर में पहुंचा, जहां पशुओं के जहां मरने पे डालते वहां पहुंचा। तो वहां उसको किसने खाया? गिद्धों ने। तो गिद्धों के पेट में क्या चला गया? एंडोसल्फान, और गिद्ध मर गए। क्या फर्क पड़ता है? गिद्ध मर गए, फर्क पड़ता है। गिद्ध मर गए ना, तो अब पशु है, अब वो क्या करेंगे? कुत्ते खाएंगे तो खा लेंगे, बाकी पशु क्या मारेंगे? बदबू मारेंगे। बदबू मारेंगे, उससे आसपास का पूरा वातावरण क्या हो जाएगा? विषैला हो जाएगा। वातावरण विषैला होगा तो हमारे यहाँ जहां मरे हुए पशु पड़े हैं वहां से बदबू आएगी, क्योंकि अब है पशुओं की हड्डी साफ है नहीं हुई। पहले तो वो सारी चीजें साफ कर देते जो वल्चर हुआ करता था। अब हमारे उस बदबू से बहुत सारे रोग फैलेंगे। अब गिद्ध का मरना हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। तो अब आप गिद्धों की मौत को अलग से नहीं देखें, बल्कि उसको किसके साथ जोड़ के देखें? मानव के साथ जोड़ के देखें, पशुओं के साथ जोड़ के देखें, एनवायरमेंट के साथ जोड़ के देखें, हवा के साथ जोड़ के देखें। अब क्या होगा? बारिश आएगी। पशु समाप्त नहीं हुए, क्योंकि कुत्तों ने खाया जो खाया, कुत्ते हड्डी को अंदर से नहीं खा सकते। अंदर से तो तोड़ तोड़ के कौन खाता था? वल्चर खाता था। थोड़े टाइम में बारिश आई, बारिश आई तो पानी में क्या घुल गए? वो विषाणु घुले। पानी क्या हो गया? गंदा हो गया। उस गंदे पानी को अन्य पशुओं ने भी पिया और हमने भी पिया। तो अब हम सारी क्या हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। पानी गंदा हो रहा है, वायु गंदी हो रही है, हमारे रोग फैल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं वल्चर एक अलग चीज, अलग नहीं है। ये पानी से, वायु से, स्मेल से, आदमी के रोगों से, सबसे जुड़ा हुआ है। तो आप इस प्रकृति के पर्यावरण को समझना चाहते हैं तो अलग अलग मत समझो, बल्कि किसको समझो? हूल को समझो। और ऐसा ही विचार किसने रखा था? एक अफ्रीका का, इसका प्रधानमंत्री रहा था दक्षिण अफ्रीका का 2 बार, उसने कि पर्यावरण को समझना है तो इसको कैसे समझो? समग्रता में समझो। ठीक है। अब संकट कहां हुआ कि हम कहां से चीजों को अलग करना सीख गए थे। तो एक विचारक है केपरा, इसने एक पुस्तक लिखी टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट केपरा याद रहे जाए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं। हम मुद्दा है कि हम समझना क्या चाह रहे हैं। इसने कहा कि जब आधुनिक काल आया ना, तो
एक नई पद्धति आई, उसको कार्टेशियन न्यूटिशियन पद्धति बोलते हैं। अभी कर देते हैं, कार्टेशियन न्यूटिशियन, न्यूटन से बना है, या न्यूटनवादी कर दे, न्यूटन मेथड पद्धति आई। कार्टेशियन पद्धति है देकार्ते की, और न्यूटन, पहले तो न्यूटन को लेते हैं। न्यूटन ने क्या खोजे? गति के नियम खोजे, और इसने अंशों को समझने की कोशिश की। एक सेब है, वो कैसे गिरता है, हूल को समझने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही देकार्ते ने किया। देकार्ते काय का है, रेस्टलिज्म का प्रणेता है, बुद्धिवाद का, तर्क बुद्धि वाला। एक अनुभववाद होता है और एक ये तर्क बुद्धिवाद होता है। तर्क बुद्धिवाद कहता है कि आदमी महत्वपूर्ण होता है, वो इंडिविजुअल इकाई होता है, वो अपने बारे में अच्छी तरह से सोच सकता है। बुद्धि के द्वारा, मानव बुद्धि के द्वारा हर एक समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। तर्क बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो अंतिम निश्चित नियमों का पता लगा सकती है। तो इन लोगों ने ये कहा कि मानव बुद्धि इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो हर समस्या का समाधान खोज सकती है। तो इन सब जीवों में, इन सब पदार्थों में, जैव और अजैव में सबसे सर्वोच्च कौन होता है बताओ? न्यूटन बोलता है गति के नियम खोज लिए, अपन हर चीज के नियम खोज सकते हैं। ये संसार कैसे चलता है, आदमी इसको अपने बस में कर सकता है, नियम खोज खोज के। मैंने गति के नियम खोजे हैं, कोई ग्रहों की गति के नियम खोजे, कोई वायु की गति खोजो, कोई बादलों की गति खोजो, कोई बारिश की गति खोजो, और इस प्रकृति पे क्या कर लो, कब्जा कर लो। ऐसा ही कौन बोल के गया? देकार्ते ने, कि हम तर्क बुद्धि से हर चीज की खोज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना दिया और यह कहा कि व्यक्ति के पास इतनी तर्क बुद्धि होती है कि वो प्रत्येक चीज के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। गति के नियमों के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों पे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। वैसे ही इसने कहा कि तर्क बुद्धि से भी हम बहुत चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यह आ गया कि आदमी के पास क्या होती है, बुद्धि होती है। बाकी जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती। तो बताओ सेंटर में कौन है? सेंटर में है आदमी। तो आदमी प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करेगा, वो उसका चाहे वैसा भोग कर सकता है। तो इस कार्टेशियन न्यूटिशियन मेथड ने पैदा क्या किया, आदमी में, केपरा कहता है, ये घमंड पैदा किया कि आदमी सबका मालिक है, क्योंकि उसके पास क्या है, बुद्धि है, वो ही महत्वपूर्ण है। अब इससे हुआ क्या, इससे जैसे ये मालिक बनाना, तो इसने हर चीज का अंधाधुंध भोग शुरू कर दिया कि मैं तो मालिक हूं, मैं चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैं सभी शेरों को मार सकता हूं, सभी पेड़ों को काट सकता हूं, पूरे पानी को गंदा कर सकता हूं, पूरी वायु को गंदा कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। इस घमंड ने, इसने पृथ्वी को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इससे मालिक जो पैदा हुआ, केपरा कहता है, इससे संकट पैदा हुआ। अब ये बहस चल ही रही थी कि इतने में एक संकल्पना आई, गाया संकल्पना, और वो है जेम्स लवलॉक। एक ब्रिटिश विचारक है जेम्स लवलॉक। इसकी गाया संकल्पना, कई इसको गया बोलते हैं और कई इसको गाया बोलते हैं। गाया हाइपोथेसिस, गाया संकल्पना। अब आपके के ये गैया है, मैया है, गैया मैया नहीं है, ये गाया है। आपके अंग्रेज गाय को क्या बोलते हैं, गाया। हमें तो पहले ही पता था कि अंग्रेज एक दिन किसकी पूजा करेंगे, गाय की। ये ला जेम्स सब लोग से पूछ लो, गाय की पूजा कर रहा है, उसको गैया कह रहा है, उसको क्या कह रहा है, गाया। दरअसल गाया ग्रीकों की एक देवी थी। जब इनको प्रकृति की पूजा करनी होती थी तो वो उसको क्या बोलते थे, गाया। अपन तुलसी बोलते हैं उसको, अपन उसको पिपल बोलते हैं, बड़ बोलते हैं। तो या फिर अपने जो प्रकृति का देवता हमने कोई खड़ा नहीं कर रखा है, वो यह है क्या प्रकृति का देवता जो प्रकृति बचाता हो, नहीं है। नहीं, जाम्बो जी तो चलो पुरुष थे, महापुरुष थे, देवता नहीं थे, वो तो महापुरुष थे।
कोई देवता नहीं खड़ा कर रखा हमने। जैसे हमने ना पवन देव खड़ा कर रखा जो वायु चलाते हैं, अग्नि देव खड़ा कर रखा है, इंद्र वरुण खड़ा कर रखा है, विनाश का देवता हमने खड़ा कर रखा है शंकर को, ऐसे हमने कई देवता खड़े कर रखे हैं, लेकिन शायद प्रभु याद नहीं आ रहा। चलो अब ये एक देवी है, कौन सी देवी? ग्रीक है ये, यानी एथेंस वेथेंस में इसकी पूजा हुआ करती थी। ये जब प्रकृति को पूजा होती थी, किसकी पूजा करते थे? गैया की। जेम्स लोलो कहता है कि ये देवी है जो प्रकृति है। देवी का तात्पर्य ये है कि मरी हुई नहीं है, बल्कि क्या है? जिंदा है। ये हमारी भूल है कि पृथ्वी मृत होती है, पृथ्वी में जीवन है, नहीं होता। कि इस ये अपन ये सोचते हैं कि मिट्टी में जीवन है, नहीं होता। पानी में जीवन है, नहीं होता। वायु में जीवन है, नहीं होता। जीवन होता है आदमी में, पशुओं में, पेड़ों में। तो अब हम जितनी भी ये जो और चीजें हैं, पृथ्वी है, वायु है, पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र हैं, इन सब को हम मृत मानते हैं। इनका हम कैसा भी उपयोग करना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं इनके दर्द तो होता नहीं है। तो पानी को गंदा कर दो, क्या फर्क पड़ता है? पृथ्वी को गंदा कर दो, मिट्टी को गंदा कर दो, ठीक है, नदियों को बांध बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है? समुद्रों में तेल बिखेर दो, क्या फर्क पड़ता है? ये कहते हैं ऐसे नहीं है, ये पृथ्वी जिंदा है, और जो जिंदा चीजें होती है वो रेस्पॉन्ड करती है, और सेल्फ रेगुलेशन होता है उनके अंदर। पहले तो हम समझते हैं सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। बदलते वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को बदलना क्या कहलाता है? सेल्फ स्व नियंत्रण। जो जीव सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पाते, बदलते वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को नियमित नहीं कर पाते, वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो जैसी व्यवस्था बदलती है ना, बाकी जीव अपने आप को बदल लेते हैं। ये होते सेल्फ रेगुलेशन की भावना होती है, स्व नियंत्रण के भाव होते हैं। जैसे ही कोरोना आया तो पहले बड़ी दिक्कत हुई, फिर बॉडी ने क्या किया, अपने अंदर कोरोना को लेके एक एंटीबॉडी पैदा कर ली, और अब हमने स्व नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब कितने ही कोरोना आए, भारतीयों के प्रभाव है नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके सेल्फ रेगुलेट करना वो सीखे, उनके अंदर से वो एंटीबॉडी पैदा हो गई है। ये होता है सेल्फ रेगुलेशन। ये पृथ्वी है ना, जब अपन इससे पंगा लेते हैं, जब अपने हवा से, पानी से इनसे पंगा लेते हैं, पहाड़ों से पंगा लेते हैं, नदियों से पंगा लेते हैं, तो पृथ्वी को क्या है? गुस्सा आता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी क्या है? रेस्पॉन्ड करती है, मतलब प्रतिक्रिया करती है। हम भी प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो भी क्या करती है बदले में? प्रतिक्रिया। तो फिर वो ना टेम्परेचर बढ़ा लेती है, वो फिर ना अतिवृष्टि करने लगती है, वो अनावृष्टि करने लगती है, वो तूफान लाने लगती है, समुद्रों में सुनामी पैदा करने लगती है, और पहाड़ों को तोड़ने लगती है, और फिर आग किस पे गिरती है? आदमी पे गिरती है। तो इसमें सेल्फ जैसे देवी देवता है, आप देवी देवताओं से पंगे लोगे, उनको गालियां दोगे, तो बताओ वो क्या करेंगे? हनुमान जी को हनुमानिया कह दिया आपने, अब बताओ क्या होगा? हनुमान जी गोटा लेके आएंगे और रेस्पॉन्ड करेंगे हनुमान जी। अब किसी ने हाय हनु कह दिया, आजकल एक कंसेप्ट नया आया है, हनुमान जी हनु हो गए हैं, हाय हनु ऐसे चलते कर देते। पहले तो जाते थे हनुमान जी के मंदिर में, पूजा भी करते थे। आजकल टाइम नहीं है किसी के पास, तो आदमी और औरतें दो काम करती है। आदमी तो क्या करता है, जैसे हनुमान जी के यहाँ से निकलता है तो वो क्या करता है? आंखें बंद कर लेता है और टी टी करता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिया, यार पर्यावरण प्रदूषण मत किया करो, तो मैं परेशान हो गया हूँ किससे? तुम्हारी टी। आप देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर के आगे जाते हैं तो क्या बजाते हैं? हॉर्न बजाते हैं। यार हद है यार, थोड़ी बहुत तर्क बुद्धि रखा करो। ईश्वर बोलो है यदि हॉर्न बजा के बताओ अभी तो यार मैं आ गया, देख ली मेरी राम राम स्वीकार कर ली। आदमी तो हॉर्न बजाता है। औरतें क्या करती है? लड़कियां, जो मॉडर्न लड़कियां वो जाते हो क्या करती है? हाय हनु, एक काम हो गया हनुमान खुश। अब आप हनुमान जी को गालियां देंगे, हनुमान जी रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो कहते हो ना कि आप मालिक बन गए हो, आप किसी भी चीज को उपभोग कर लोगे, तो जेम्स लोलो कहता है कि ये सेल्फ रेगुलेट करेगी और आपको एक दिन सुधार के छोड़ देगी। एक दिन पंगे लिए थे डायनासोरों ने, और पंगे लिए थे पृथ्वी से मेमत ने, पता ही नहीं है, इतिहास बन के रह गए, सिर्फ फिल्मों में दिखाई देते हैं, वास्तव में दिखाई नहीं देते। इन्होंने अत्याचार कर दिया होगा पृथ्वी पे, दूसरे जीवों पे, कुछ ना कुछ गड़बड़ की थी ना मेमथ होने, इन्होंने परिणाम स्वरूप क्या निकला? पृथ्वी ने रेस्पॉन्ड किया तो इनको गायब भी कर दिया। ऐसी उथल पुथल मची कि वो बड़े दांत वाले हाथी और ये जो थे आपके डायनासोर सारे क्या हो गए? गायब हो गए। ऐसे आदमी गायब हो जाएगा। अपने ही सोचो आदमी कैसे गायब हो जाएगा? इतना बड़ा डायनासोर गायब हो सकता है, तो आदमी तो उसके सामने कुछ है
कुछ नहीं है उसके सामने। ये कौन सी संकल्पना है? गाया संकल्पना। तो हम क्या सोचें? समग्रता से सोचें, सबके बारे में सोचें, जीव जंतुओं के बारे में सोचें, मिट्टी पानी सबके बारे में सोचें। ऐसा ही कौन बोल के गया है? समर्स। ऐसी बातें कौन करती है? कैपरा, कि तुम मालिक नहीं हो, ये पद्धति छोड़ दो, न्यूट्रिशन कार्टेशियन पद्धति। और जेम्स लवलो कहता है कौन सी संकल्पना को मानो? गाया शब्द। पृथ्वी को मां मानो। हम क्या मानते हैं? पृथ्वी मां है और मैं तेरा बेटा हूं, ऐसे ही तो मानते हैं। तो हमारे अंदर तो पहले से बहुत पहले से भाव थे कि हम इसको देवी के रूप में पूजते आए हैं। और देवी को तो हम देवी देवताओं को क्या मानते हैं? देवी देवता जिंदा होते हैं, मरते, देवी देवता रिस्पॉन्ड करते हैं, हम शुरू से ये मानते आए। तभी धोरण में जाते हैं पर। तो दूसरा हमने किया कि किस पे चर्चा करनी चाहिए? समग्रता के ऊपर चर्चा करना। तीसरा मुद्दा है संपोषण, या इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल को संपोषणीयता। तो अब मैं संपोषणीयता और अपन चर्चा नहीं करेंगे। सस्टेनेबिलिटी ये बोलती है, ये ब्रुटलैंड कमीशन वाली अपने चर्चा कर चुके हैं कि भावी पीढ़ियों के लिए बचा के रखो। तुम मालिक नहीं हो, तुम सिर्फ ट्रस्टी हो, तुम्हारे पास पृथ्वी संभालने के लिए रखी हुई है। तुम अपनी पीढ़ी को वही देखे जाओ जो तुम्हारी पीढ़ी तुम्हें देखे गई थी। भारी उपभोग मत करो चीजों का। तुम अकेले ही नहीं हो कि सारा पानी आप भोग लो, सारा पेट्रोलियम आप जला दो, सारा कोयला आप जला दो, सारे पहाड़ आप खोद लो, सारे जमीन आप खोद लो, सारे पेड़ आप खोद लो। ये है संपोष्यता। इसको लेके ब्रुटलैंड कमीशन की चर्चा तो हो ही चुकी है, हम कुछ और चर्चाएं करते हैं, नई चर्चाएं। ऐसी एक चर्चा करता है शुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये कहता है कि कम के अंदर ही काम चलाओ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये गांधी से बड़ा प्रभावित है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये सम्यक आजीविका जो बौद्धों का भाव है कि आपकी जो आजीविका है वो कैसी हो? सच्ची हो, सही हो, सम्यक हो। आप भोगवाद की तरफ नहीं जाएं। सम्यक आजीविका। एक ऐसा ही व्यक्ति है गैरेट हार्डिन। थोड़ी देर में गैरेट हार्डिन की फिर चर्चा है, अमेरिकन है शायद ये गैरेट हार्डिन। इसने कंसेप्ट है, एक लोक के यहां से कंसेप्ट आया हुआ है, जॉन लोक का, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इसी के ऊपर हमने फिर चर्चा की थी नोजिक की, और आज हम चर्चा करें गैरेट हार्डिन की। गैरेट हार्डिन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। कॉमन्स से साझा चीजें, कॉमन्स की तो कॉमन्स ही होता है। कॉमन्स की जो ट्रेजेडी क्या है, संकट क्या है कॉमन्स के साथ, तो पहले लोक की चर्चा कर लेते हैं, फिर नोजिक की चर्चा कर लेंगे, और फिर गैरेट हार्डिन की। पहले चर्चा करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक कहता है कि जितना आप श्रम करोगे उतनी संपत्ति किसकी होगी? आपकी होगी। जॉन लॉक का संपत्ति का श्रम सिद्धांत है, जितनी संपत्ति श्रम उतना आप। तो आप जितने ज्यादा जमीन साफ करोगे वो जमीन किसकी? आपकी। संकट कहां है? संकट ये है कि कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी है जो किसी के हिस्से में नहीं है, जो किसी के नाम नहीं है, जो किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है। जो किसी की निजी संपत्ति नहीं होती वो क्या होती है? कॉमन्स होती है। इसको सबकी होती है, कॉमन्स होती है। हमारे गांव में जो ओरण पाए जाते हैं, गोचर भूमि पाई जाती है, वो किसकी होती है बताओ? वो कॉमन्स होती है। ये जॉन लॉक कहता है ये ट्रेजेडी है, इसको समाप्त करो। ये कॉमन्स होते हैं ना, इसका कोई मालिक नहीं होता, इसलिए इनकी रखवाली भी नहीं होती, ये नुकसानदायक होती है। तो इन कॉमन्स के ऊपर क्या कर लो? कब्जा कर लो।
और कब्जा करके और इसका निजी स्वामी पैदा कर दो। जैसे ही ये कॉमन्स है निजी हक में या निजी स्वामित्व में आएगी, निजी पूंजी के अंदर आएगी, तो क्या होगा, वो व्यक्ति उसकी रखवाली करेगा, वो वहां कुछ पैदा करेगा, उससे समाज को फायदा होगा। उस व्यक्ति को तो फायदा होगा कि वो वहां मालिक बन गया, समाज को ये फायदा होगा कि उसको रुखाड़ी करेगा ना उसकी, तो वहां फसलें पैदा करेगा। एक बार जमीन को मान लेते हैं, वो वहां फसलें पैदा करेगा, उससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, और उससे जो फसल पैदा होगी उससे लोगों का पेट भरेगा। तो ये कहता है कि ये कॉमन शरीर ट्रेजेडी होती है, इस पे क्या कर लेना चाहिए, निजी अधिकार कर लेना चाहिए। ऐसी ही बातें बाद में कौन करता है, नोजिक करता है। नोजिक कहता है कि ये जो कॉमन्स होता है इसका क्या करें, तो ये कहता है कि लोकिन परंतु का है, याद आवा, लोकिन प्रोविजो, कि आप भले ही कितनी भी संपत्ति पे कब्जा कर लो, कॉमन्स पे भी कब्जा कर लो, लेकिन दूसरों के लिए पर्याप्त मात्रा में छोड़ दो। कौन कह के गया, जॉन लॉक। आप कॉमन्स पे कब्जा करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि ट्रेजेडी पैदा करते हैं, तो पैदा फालतू की चीजें होती है, इनमें कुछ होता तो है नहीं, तो इनको अगर आप कब्जा कर लोगे तो अच्छा है, लेकिन कब्जा करते बढ़ते हुए ध्यान रखो, ये नहीं है कि एक ही आदमी सारी जमीन पे कब्जा कर ले तो बाकी लोग फिर शर्म करेंगे तो कहां करेंगे, तो बाकी के लिए भी पर्याप्त मात्रा में छोड़ दो। इसी से फिर नोजिक ने तर्क पैदा किया नया, कि आप कॉमन्स पे और इन चीजों पे कब्जा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोगों की स्थिति पहले से खराब नहीं होनी चाहिए। तो इसको वो क्या नाम दिया, उसको लोकियन परंतुक। अब ये गेरेट हार्डिन कहता है कि ये जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का जॉन लॉक जैसे लोगों का विचार है, ये लोगों को प्रेरित करता है कि आप कॉमन चीजों पे क्या कर लो, कब्जा कर लो और उनका भोग कर लो। पहाड़ क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, वन कॉमन होते हैं, ये अंतरिक्ष कॉमन है, तो लोग इनको भोग करते हैं, वो पहाड़ों को तोड़ते हैं, पहाड़ों पे कब्जा करके पहाड़ तोड़ देते हैं, वो वनों पे कब्जा करके वन काट देते हैं, ठीक है, नदियों पे कब्जा करके पानी को गंदा कर देते हैं। ये जो कॉमन्स है ना, इनके ऊपर जो कब्जा करता है ना, ये ट्रेजेडी है, ये लोग का उल्टा बोलता है। इससे क्या होता है, पर्यावरण का क्षरण होता है, क्योंकि इसके लिए निजी जो मालिक पैदा होते हैं वो इसका मनचाहा भोग करते हैं, वो सारे फिर वन बर्बाद कर देते हैं, ओरण बर्बाद कर देते हैं, गोचर बर्बाद कर देते हैं। वायु क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है, अपनी कॉमन है, बर्बाद कर दो इसको, तो इसको बर्बाद कर देते हैं। तो ये कहता है ये जो कब्जा करने का भाव है ना इनके ऊपर, ये बहुत ही खतरनाक है। ये जॉन लॉक और नोजिक जैसे लोग कह गए, तो ये है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इसका अलग विचार है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के बारे में। ऐसा ही एक है केनेथ बोल्डिंग, ये याद रह जाए तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये गेरेट हार्डिन तो थोड़ी देर में चर्चा आएगी। केनेथ बोल्डिंग, केनेथ बोल्डिंग सिंपल सा एक तर्क करता है कि पृथ्वी एक प्लेनेट की तरह होती है। अपन इसको कैसे समझे, ये जो ऊपर जाते हैं ना, ये स्पेसशिप की तरह होती है पृथ्वी। स्पेसशिप जाते हैं ना, जो स्पेस के अंदर ये रॉकेट जाते हैं, इन रॉकेट में जो लोग जाते हैं उनका निश्चित होता है कि बेटा इतना ही सामान है, ध्यान रखना, ज्यादा उपभोग कर लिया तो बाद में क्या मरोगे, भूखे मरोगे, क्योंकि वहां अब तुम्हारे पास और कोई नई चीज नहीं होगी। तो उस स्पेसशिप के अंदर जो लोग जाते हैं वो सीमित उपभोग करते हैं चीजों का, ताकि भविष्य में चीजों को बचाकर रखा जा सके। पृथ्वी एक स्पेसशिप है, पृथ्वी पे चीजें लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। कोयला क्या है, निश्चित सीमित है, जितना है उतना ही है, नया पैदा नहीं होगा। तेल निश्चित है। पानी क्या है, निश्चित है। अच्छी जो मिट्टी है वो भी निश्चित है। मैदान निश्चित है। अगर आप इनको बर्बाद करोगे तो इन फ्यूचर क्या मरोगे, भूखे मरोगे। तो एक क्लोज सिस्टम है पूरी पृथ्वी है, जो इस पे कोई भी नए तत्व का आगमन नहीं होगा। जो कुछ आपको सौंपा गया है वो निश्चित मात्रा में सौंपा गया है। अगर आप इनका अंधाधुंध आज ही उपभोग कर लोगे तो भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो पृथ्वी को आप ऐसे अनलिमिटेड ऐसे मत भोग करो कि खत्म ही नहीं होता। पृथ्वी पे हर चीज क्या है, सीमित है। ये एक बंद उपग्रह है जिसपे कोई नई चीज आ
नहीं सकती। अब कोयला चला गया तो वापस नहीं आएगा कहीं से भी, ये नहीं है कि बाद में देवी देवताओं की पूजा करने से वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक स्पेसशिप की तरह है। तो पृथ्वी स्पेसशिप है और ये क्लोज सिस्टम है, इसके चीजों का ढंग से भोग करो, अंधाधुंध भोग मत करो। किसने कहा? केनेथ बोल्टिंग ने। तो इसी से क्या बचेगी कि आप कॉमन्स का दुरुपयोग मत करो, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कम चीजों का भोग करो। और ऐसी बातें कौन कह रहा है? केनेथ बोल्टिंग। ये सारी चीजें कह रही है कि चीजों का सीमित भोग करो और भविष्य के लिए भी बचा के रखो। हमने 3 चीजें की। ये इकोलॉजी पे बल देता है, इकोलॉजी का तात्पर्य सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ये समग्रता पे बल देता है कि एक अंशों को मत समझो, पूरे समूह को एक साथ समझो। ये संपोषणीयता पे बल देता है। ऐसी चीजें केनेथ बोल्टिंग क्या कह के गया है, ऐसी चीजें पूछते हैं। चौथा है कि जो उपलब्ध है उसमें क्या रहो, संतुष्ट हो। ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। ये तो एरिक फ्रॉम कोई दिन मैं पढ़ रहा था, इसमें पता नहीं कौन सी वो मैगजीन थी, उसके पहले पेज में इसका लेख आया हुआ था कि 2 चीजें होती है, एक प्राप्य और एक अप्राप्य। हम दुखी किस लिए होते हैं? अप्राप्य के लिए। हमारे पास जो है वो हमें सुख नहीं देती, बल्कि हम जो नहीं है उसके लिए क्या होते रहते हैं? दुखी होते रहते हैं। तो ये कहता है कि जो नहीं है उसके लिए दुखी होके और भोगवाद को पैदा मत करो, अंधी दौड़ पैदा मत करो, बल्कि उसमें संतुष्ट रहो जो आपके पास है। तो उपलब्धि में ही क्या रहो, जो उपलब्ध है उसमें क्या रहो, आप संतुष्ट रहो। ठीक है। अब और आज एक और मुद्दा कर लेते हैं इसमें। हाँ, पर्यावरणीय नैतिकता। एनवायरमेंटल एथिक्स या इकोलॉजिकल एथिक्स कह दो, और ही ज्यादा सबसे बड़ी एथिक्स। आज तक हमारे जो एथिक्स के जो भाव हैं वो सिर्फ कौन से समाज से जुड़े हुए हैं? मानव समाज से जुड़े हुए हैं। क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें एक दूसरे के प्रति सभी मानवों को सच बोलना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर हिंसक हमले नहीं करने चाहिए, एक दूसरे की संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। सारी की सारी एथिक्स है, उसके सेंटर में कौन बैठा है? मानव। अब आपको कौन सी एथिक्स लानी होगी? एनवायरमेंटल एथिक्स या इकोलॉजिकल एथिक्स लानी होगी। उसमें आप पशुओं के लिए प्रति भी क्या रहेंगे? एथिकल रहेंगे। आप ये मानेंगे कि इनमें भी जीवन होता है, इनके भी दर्द होता है। अपन क्या सोचते हैं? दर्द सिर्फ किसके होता है? मानव के होता है। जगदीश चंद्र बोस जिसने, जेसी बोस जिसने कौन सा किया था? ये प्रयोग किए थे पेड़ पौधों के। तो उसने कहा कि पेड़ पौधे भी सेंसिटिव होते हैं, ये भी धीरे धीरे आदमी को पहचानने लगते हैं, इनमें भी दर्द के भाव होते हैं। तो इसने ना उनका जो सेंसिटिवनेस थी था वो खोजी थी उसने कहा कि जब आप इनके एक जब फूल तोड़ते हो ना तो पौधे को दुख होता है उससे। दूसरे फूल है ना उनके आकार छोटे छोटे होने लगते हैं जब एक फूल टूटता है। तो पौधे इतने सेंसिटिव होते हैं। तो आदमी अकेला सेंसिटिव नहीं होता, कुत्तों के भी दर्द होता है, बकरियों के भी दर्द होता है, भेड़ों के, शेर के, पेड़ पौधे के, हर एक चीज के दर्द होता है। तो आप कौन सी नैतिकता लेके आओ? पर्यावरणीय नैतिकता। आप सिर्फ ह्यूमन एथिक्स की चर्चा मत करो, बल्कि पर्यावरण में हर चीज को क्या मानो? नैतिक मानो। तो पीटर सिंगर जैसे लोग हैं ये तो पशुओं के अधिकारों की भी चर्चा करते हैं। आजकल ये जो पूरा ये तमिलनाडु में वो बैलों की दौड़ होती है ना, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू को क्यों रोक दिया? ये कौन सी नैतिकता थी? पर्यावरणीय। अब आदमियों के अधिकार ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अब तो नदियों तक के अधिकार महत्वपूर्ण, उनको भी बहने का हक है। पशुओं के बाद हम कहां गए हैं? पशुओं को तो हम कहते हैं इनके अधिकारों की चर्चा होती है, अब तो हम नदियों तक आ गए हैं, समुद्रों तक, पहाड़ों तक आ गए कि इनके भी अधिकार होते हैं, इनको भी जीने का हक होता है। आप इनको तोड़ नहीं सकते, इनको गंदा नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, आप इनको बहने का हक होता है। नदियों को अपनी सुप्रीम कोर्ट तक ने ऐसे फैसले दिए हैं। तो हमने
इकोलॉजी की चर्चा की। इकोलॉजी महत्वपूर्ण होती है समग्रता, संपोषणीयता, उपलब्धता में संतुष्टि रहना, और किसका पालन करें? पर्यावरणीय नैतिकता का पालन करें। तो ये हमने किया इकोलॉजिज्म की कौन सी थीम्स की थीम्स की। थक गया, इतना ही होगा आज। ठीक, आप भी थके होंगे। कल नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगा। हाँ, तो एक मेजर पार्ट ये कह रहा है कि बहुत हो गया क्योंकि अब है ना, वो अभी तो हम समझ रहे थे चीजों को, अभी हमने इतना समझा कि ये मुद्दा पैदा क्यों हुआ। तो तथ्यात्मक रूप से हमारे लिए जरूरी था, वो इसकी विशेषताएं जरूरी थी, और इस दौरान हमने कुछ लोगों की चर्चा की थी। रेचल कार्सन की चर्चा की, गैरेट हार्डिन की चर्चा की, जेम्स लवलॉक की चर्चा की। ये चर्चाएं महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब बौछार हो जाएगी बहुत सारे विचारकों की। तो ये बौछार कब करते हैं? कल करते हैं, बारिश कल होगी। ठीक, कल वही टाइम है। कल अपन उदारवाद भी पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। आधे घंटे की बची है, कल ये कंप्लीट हो जाएगी। कल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।